जलियांवाला बाग को देखो, यही चली थी गोलियां। ये पूछो कि जनरल डायर कमबख्त ने क्यों चलाई गोलियां। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही विध्वंसक हत्याकांड था। इसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग जख्मी हुए। मैं बात कर रहा हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बड़ा विध्वंसक था और इसका नाम जलियांवाला बाग क्यों पड़ा? क्योंकि ये जल्ली नामक व्यक्ति का ये पूरी बाग थी, उन्हीं के नाम पर पड़ा जलियांवाला बाग। देखिए, मैं बात कर रहा हूं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब? 1914 से लेके 1918 के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इसमें अंग्रेज जो है अग्रणी भूमिका निभा रहे थे और उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर, और भारत से लगभग 14 लाख सैनिक गए हुए थे युद्ध के लिए। अब 14 लाख सैनिक भारतीय सैनिक विश्व युद्ध में भाग लेते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय होती है और जैसा कि आपको याद होगा जर्मनी वगैरह हारते हैं। लेकिन अब भारतीयों ने यह सोचा कि मैंने अंग्रेजों का इतना साथ दिया है, हो सकता है अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले जाएं या जो है हमसे नरमी से पेश आए या हमारे राजकाज में जो है हमारे काम में जो है दखल अंदाजी थोड़ा कम करें। लेकिन उनकी सोच इसके उलट होती है। क्या होता है कि जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और इंग्लैंड जो है, जो भारत पर राज कर रहा था, इंग्लैंड ने और कठिन जो है अंग्रेजों ने क्या किया, कठोर जुल्म करना शुरू किया। तरह तरह का नया टैक्स लगाने लगे, कर लगाने लगे। लगान चलता था उस समय, नाम था, लगान लगाने लगे। अंग्रेजों द्वारा इतना जुल्म करने पर भारतीय लोग जो है थोड़ा तड़पने लगे, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो सन 1918, कब? सन 1918 को इन्होंने क्या किया कि एक रोलैट एक्ट, नया कानून लागू किया जिसका नाम था रोलैट एक्ट। ये कब लागू होता है? ये 18 मार्च 1919 को लागू होता है। ये रोलैट एक्ट जो है, ये कमेटी गठित होती है 1918 को और ये लागू हो जाता है 18 मार्च सन 1919। कब? 18 मार्च सन 1919 को ये लागू होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सिडनी आर्थर रोलैट। क्या नाम रहता है उसका? सिडनी आर्थर टेलर रोलैट। पूरा नाम इसका रहता है सिडनी आर्थर टेलर रोलैट। इन्हीं के नाम पर पड़ा रोलैट एक्ट। अब ये रोलैट एक्ट क्या था, जरा इस पे ध्यान से सुन लीजिए। इसमें यह था कि किसी को जब भी चाहे कोई भी कारण बिना बताए उसको जेल में ठूसा जा सकता है, किसी पर अनायास मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई कसूर नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी उसको उठाया जा सकता है, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से समझ जाइए कि एक तरफा जो है ये एक्ट था, अंग्रेजों ने जो है भारतीयों पर जुल्म करने के लिए ये एक्ट लागू किया था। अब ये एक्ट का विरोध तो जाहिर सी बात है होना है। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे और उन्होंने पहला सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक एक सत्याग्रह किया जो रोलैट एक्ट के विरोध था। उन्होंने ऐलान किया कि रोलैट एक्ट का कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करेगा, इसका विरोध करेगा, और इसका पुरजोर विरोध हुआ। उसी में दो नेता, देखिए मेन जो है मुख्य राज्य जो इसमें थे, एक था पंजाब। क्या नाम था भैया? एक का नाम था पंजाब राज्य और एक का नाम था बंगाल। ये दो राज्य के जो क्रांतिकारी लोग थे और नेता लोग थे, ये बड़ा जो है प्रमुख भूमिका अदा किए थे और ये राज्य बड़ी प्रखर उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहा था। उसी समय रोलैट एक्ट जब लागू हो गया तो उसी समय दो नेता को गिरफ्तार किया जाता है और दो बहुत ही बड़े नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन कच्छू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। उनकी गिरफ्तारी से लोग भड़क गए। लोग इतना भड़क गए कि रेलवे स्टेशन, तमाम जो है पब्लिक, जितने भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो जगह थी, वहां पर तोड़फोड़ करने लगे। रेलवे स्टेशन को जो है फूंक दिया गया। तमाम जो है जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा। जनता भड़क गई। मजबूरन जो है वहां पर मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। और एक चीज, 9 अप्रैल को 3 विदेशी उसी
विद्रोह में मारे जाते हैं जो अंग्रेज होते हैं। और अंग्रेज, जाहिर सी बात है, अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेज तो भड़क जाएंगे ही। उस समय वहां का डिप्टी कमिश्नर था सर्विंग। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मिल सर्विंग। मिल सर्विंग को हटाया जाता है और डिप्टी कमिश्नर बनाया जाता है किसको? जनरल डायर को। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। यह बनाया जाता है डिप्टी कमिश्नर। यह अस्थायी रूप से क्या था? ब्रिगेडियर जनरल था। और उसको डिप्टी कमिश्नर बना के मिल सर्विंग को हटाया जाता है और पंजाब का उसको डिप्टी कमिश्नर बना दिया जाता है। और जनरल डायर अपनी कठोरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। वो बड़ा जो है जुल्म करता था, अंग्रेजों से बड़ा चिढ़ता था। क्या होता है कि वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और 9 अप्रैल को जो कि 3 अंग्रेज मारे गए थे, 11 अप्रैल को अमृतसर पहुंचता है जनरल डायर और मार्शल लॉ लागू हो गया था। धारा 144 भी लागू हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि 12 अप्रैल को 2 और लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 अप्रैल को 2 और लीडर, 12 अप्रैल सन 1919 की मैं बात कर रहा हूं। 12 अप्रैल सन 1919 में 2 और लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक का नाम रहता है चौधरी बुम्बल और दूसरे का नाम रहता है महाशा रतन चंद्र। जनता और भड़क जाती है। मार्शल लॉ लागू हो चुका था, धारा 144 लग चुकी थी। जनरल डायर कठोर कदम उठा रहा था, लोगों पर जुल्म कर रहा था। अंग्रेजों का जो है जुल्म बढ़ता जा रहा था और इस जुल्म को कम करने के लिए लोगों ने एक पीसफुल यानी शांतिपूर्वक एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। और यह सभा कहां आयोजित हुई? जलियांवाला बाग। रोलैट एक्ट का विरोध करने के लिए और मार्शल लॉ जो लागू हुआ था उसका विरोध करने के लिए, और जो उनके लीडर जो चारों गिरफ्तार हुए थे प्रमुख, उनको जो है समर्थन के लिए लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। 13 अप्रैल सन 1919। अब आ गया 13 अप्रैल। अब सुनिए, मैं बात कर रहा हूं पहले सिडनी आर्थर रोलैट की। ये कौन था? ये जो है 20 जुलाई 1862 में मिस्र के कैरो, इंग्लिश में कैरो कहते हैं, हिंदी में काहिरा, ये मिस्र की कैपिटल है, वहां पर पैदा होता है। चूंकि ब्रिटिश नागरिकता रहती है इसीलिए वहां पर जज बनता है और उसे इंडिया भेजा जाता है। उसी की अध्यक्षता में टीम गठित होती है और कमेटी गठित होती है और रोलैट एक्ट लागू होता है, जो भारतीयों के लिए समझ जाइए एक जहन्नम थी। तो अब जाहिर सी बात है 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में एक पीसफुल सभा आयोजित की जाती है। उस समय बैसाखी का दिन, और बैसाखी का दिन पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाबियों का सबसे प्रमुख त्योहारों में बैसाखी भी आता है और यह खुशी का त्योहार होता है क्योंकि उस दिन रबी की फसल आती है और फसल आती है तो लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आना तो शुभ संकेत है ही। लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, प्रार्थना सभा में जा रहे थे। इसीलिए 13 अप्रैल को यह रखा गया था ताकि लोग आए। सुबह से लोगों को बताया जा रहा था कि आप लोग जलियांवाला बाग में आइए और वहां पर पीसफुल जो है क्या है, सभा है और उसमें जो है आप भागीदार बनिए। तो जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई। ये लगभग सुबह से भीड़ इकट्ठा हो रही थी और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए और दोपहर 12:40 पर जनरल डायर को खबर लगती है कि काफी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हैं और उनको जो है आप वहां से खदेड़िए। जनरल डायर 90 सैनिकों को लेकर राइफल 303 से लैस सभी जवानों को लेकर वहां से निकलता है और लगभग 4 बजे जलियांवाला बाग में पहुंचता है। देखता है बहुत भीड़, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब उस सभा में उपस्थित हैं। जनरल डायर अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि फायर सुनते ही लोगों में खलबली मच जाती है। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, स्त्रियां थी, लड़कियां थी। अब 303 गोली चलना शुरू होती है। धड़ 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 कलेजा काट जाने वाली ये घटना थी।
बहुत से लोग मारे जाते हैं, लगभग 1400 लोग मारे जाते हैं, 1400 से 1500, लगभग 1500 के आसपास लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग वहीं पर कुआं था, कुएं में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इतने ज्यादा लोग कूद गए कि वहां पर डिहाइड्रेशन यानी हफनाहट से भी लोगों की उसमें मौत हो गई, दर्दनाक मौत। और जनरल डायर एकदम हंस हंस के गोली चलवा रहा था, और जैसे मानो उसको मजा आ रहा है, जैसे खेल खेल रहा है वो। इस तरीके से खूनी नंगा नाच खेला गया। उसके बाद जनरल डायर को क्या हुआ, जनरल डायर बड़ा खुश था और अंग्रेज लोगों पर इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बस जनरल डायर को यह कह के हटा दिया गया कि आपने काम ठीक किया है, आप चले जाइए इंग्लैंड, वहां पर आप अपना प्रशासनिक कार्य संभालिए। मतलब जनरल डायर को कोई सजा नहीं दी गई। और ऐसा उस समय वहां पर एक लड़का था, उधम सिंह, जो बच्चा था 8 या 9 साल का, वो कसम खाता है, वो जीवित रह जाता है, वो कसम खाता है कि एक न एक दिन मैं जनरल डायर को मौत के घाट उतार के रहूंगा। जनरल डायर जब इंग्लैंड वापस आता है तो उसको जो है पद से हटाया नहीं जाता है, उसको तो बाकायदा पद देकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और जनरल डायर को इंग्लैंड में बाकायदा सम्मानित किया जाता है। ब्रिटेन में जब वो लौटता है तो उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10 करोड़ रुपए। और उसको अंग्रेज लोग बोलते हैं कि इसने बहुत ही वीरता का काम किया है। अब सोच लीजिए, मॉर्निंग पोस्ट ने तो उनके समर्थन में एक अभियान चलाया और चंदा इकट्ठा किया, और बाद में जनरल डायर जो है वो पत्र लिखता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने जो है ये गोलियां चलाई है मजबूरी में। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए लगातार पत्र लिखता रहा और अखबारों में सुर्खियों में बना रहा। अब मॉर्निंग पोस्ट वहां का प्रमुख अखबार है, उसने बाकायदा चंदा इकट्ठा किया, 10 करोड़ रुपया इनाम स्वरूप जनरल डायर को दिया भी। मतलब जब मानो जैसे उन्होंने परमवीर चक्र जीत लिया हो, वीरता का काम किया हो, युद्ध कौशल में महारत हासिल किया हो। इस तरीके से उनको जो है सम्मानित किया गया जनरल डायर को। उसके बाद क्या होता है कि 23 जुलाई सन 1927 को जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाती है। जनरल डायर को उधम सिंह नहीं मार पाता है, उसको इसका मलाल रहता है, लेकिन फिर भी जो बाकी लोग थे, यानी जनरल यानी माइकल ओडायर और उस समय के वहां के क्या थे, उस समय के वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन अफेयर थे, क्या नाम था, लॉरेंस, ये 2 लोग को जो है वो भी जिम्मेदार थी। क्योंकि माइकल ओडायर जो है वहां का क्या था, माइकल ओडायर वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो ये सोचा कि चलो जनरल डायर ना सही तो ये सही। उधम सिंह कसम खा चुका था। उधम सिंह जो है ये गदर पार्टी में इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद जो है क्या होता है कि ये उधम सिंह चूंकि ये मारने की कसम खा चुका था, इसीलिए जो है उधम सिंह क्या करता है कि ये गदर पार्टी का संचालन करता है, और भारत लौटते समय इसको गिरफ्तार किया जाता है और 5 साल की इसको सजा हो जाती है। जब ये सजा काटकर जेल से बाहर निकलता है तो जम्मू कश्मीर के रास्ते जर्मनी होते हुए इंग्लैंड पहुंच जाता है। अब सुनिए, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। रोलैट एक्ट इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था। जो एक्ट बना था ये भारतीयों के, समझ जाइए, भारतीयों के दमन करने के लिए बना था, भारतीयों को पीटने मारने के लिए बना था। बेकसूर लोगों को जेल में ठूस दिया जाता था, मुकदमा चला दिया जाता था, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता था। ये एक्ट जो है भारतीयों के लिए, समझ जाइए, एक प्रकार से जहन्नम था। और उधम सिंह उधर कसम खा चुका था कि मैं इसका बदला लूंगा। तो क्या होता है कि यह पहुंचता है, जर्मनी से होते हुए इंग्लैंड पहुंचता है, और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल, कौन सा हॉल, कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग चलती है। उस समय वहां पर माइकल ओडायर भी रहता है और लॉरेंस भी रहते हैं, दोनों मौजूद रहते हैं। उधम सिंह वहां पहुंचता है, अपनी राइफल निकालता है और स्टेज की तरफ गोली मारता है। माइकल ओडायर को दिल पर गोली लगती है और माइकल ओडायर वहीं पर ढेर हो जाता है, लेकिन लॉरेंस बच जाता है।
लेकिन उधम सिंह वहां से भागता नहीं है, वो जो है वहीं पर खड़ा रहता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है। 40 दिन उधम सिंह भूख हड़ताल पर रहता है। अंततः वहां की अदालत उसे कसूरवार मानते हुए उसे फांसी की सजा देती है और उसे 13 जुलाई 1940 को फांसी दे दी जाती है। वो हमारे लिए शहीद हो गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में यही बच्चा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेता है और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि ऐसा सच्चा सपूत भारत की मिट्टी में जन्मा, भारत का एक महान लाल अपने देशवासियों के लिए शहीद हो गया। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।